तो आप सबको प्रणाम करते हैं। तो सीटेट के हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके आए हैं। सीटेट के कुछ प्रश्न आते हैं, दर वाले प्रश्न, शेषफल वाले और चाल वाले, समय वाले प्रश्न। हम 3 टाइप के प्रश्नों को कराएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो मैं प्रारंभ करता हूँ समय व्यतीत न करते हुए। ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुने। क्या निम्न वस्तुओं की दर इस प्रकार दी हुई है कि क्रेयॉन की एक पैकेट का मूल्य 15.5 रुपए। इस प्रकार ही सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। आए हुए प्रश्न है जो आए हैं, है ना। 31 जनवरी 2021 का पेपर का प्रश्न है ना। तो क्रेयॉन की एक पैकेट का मूल्य 15.5 रुपए है। पेंसिल की एक पैकेट का मूल्य, एक पैकेट का दिया है। पेंसिलों की एक पैकेट का मूल्य 14 रुपए है। स्केच पेन की एक पैकेट का मूल्य 22.5 है। एक कैंची का मूल्य 17 रुपए है। एक रबड़ का मूल्य 2 रुपए है। चमकीले कागज की एक परत का मूल्य 2.5 रुपए है, 2.5 रुपए है। सजावटी स्टिकर का एक पैकेट का मूल्य 5 रुपए है। तो ये एक एक परत वस्तु के हिसाब से पैसे दिए हुए हैं। अब प्रश्न में इस प्रकार पूछ रहा है कि सोहेल नामक एक व्यक्ति ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा मतलब इतना, जितना रुपये था उतना का उतना रुपये बना है। एक खरीदने का मतलब एक तो दिया ही है, ठीक है। आगे कह रहा है 2 पैकेट पेंसिल खरीदी। पैकेट कितनी है? एक पैकेट का मूल्य कितना है? इतना। लेकिन इसने कितनी पैकेट खरीदी है? मैं बोल रहा हूँ एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा था, पहला पॉइंट हो गया। 2 पैकेट पेंसिल खरीदी है, पेंसिल दूसरे नंबर पर। एक पैकेट का 14 था तो 2 पेंसिलों का कितना हो गया? 14 दूनी 28 रुपये, ठीक है। आगे एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन का मूल्य इतना ही है, 22.5, ठीक है ना। अब प्रश्न में कह रहा है एक कैंची का मूल्य दिया 17 रुपये, सेम है 17 रुपये। आगे एक रबड़ का मूल्य, एक कैंची का मूल्य कितना दिया है? 17 रुपये। आगे कह रहा है, पॉज करना। तो एक कैंची का मूल्य 17 रुपये है। आगे चमकीले कागज की एक परत, कागज की 5 शीट ली है, उसके एक का मान दिया है इतना 5। अब देखो 2.5 का 12.5 रुपये ये हो गई। रबड़ का मूल्य दिया नहीं उसने, रबड़ का मूल्य दिया है लेकिन उसने खरीदी नहीं है। एक पैकेट स्टिकर खरीदा है 5 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है उसको कितने रुपए देने होंगे, उसको कितने रुपए देने होंगे। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, मैं लिख देता हूं आपको। 86.5, 105.5, 100.5, इनमें से कोई नहीं। अब देखें इन सब पैसों को जोड़ना तो 5 0 0 0 0, ठीक है। 5 और 5 और 5 15, ठीक है। 15 की कैरी एक बची, एक इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? 6, 6 और 8 कितना हो गया? 14, और 14 15 16, 16 और 7 23, 24 25, 25 और 5 25 और 5 30। इसका मतलब 0 कितना बचा? कैरी 3 बचा। अब 0 वाला कौन सा आंसर है इसमें? 0 वाला यही आंसर है इसका, लेकिन करते हैं 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 8 9 10, इतने रुपए इसको देने होंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उसमें गुणा करके दशमलव वाली चीजों को इधर जोड़ते हैं, संख्यात्मक पूर्ण संख्याओं को इधर जोड़ते हैं। तो यही आंसर हमारा क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है, घबराना नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। बड़ा प्रश्न होता है तो कई बच्चे डर जाते हैं, जो मैथ में कमजोर होते हैं। डरना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। और इसमें 0.5 वाला ऑप्शन ही ज्यादा सही रहता है। हालांकि मैंने तो सारे दे दिए 0.5 के, 5 को देख लो कितनी बार है, 3 बार है तो 0.5 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पॉज करो। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 दिसंबर 2021 को ये प्रश्न आया था सीटेट में। तो देखें इस प्रश्न को,
विभाजन वाला है। एक तो विभाजन के लिए एक सूत्र होता है, आप इसको समझ लें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, पहला पॉइंट। अब इसको कैसे कहते हैं इसको बता देता हूँ। जैसे 5 को 5 से भाग दिया जाए 25 में 26 कर लेते हैं, कितनी बार गया, 5 25, तो एक क्या आया शेष, ये जिससे भाग दिया जाता है, जैसे कृषक, खेती हमारे द्वारा होती है तो हम किसान है ना, तो कृषक यानी कि भाजक, और जैसे शेषफल होता है ऐसे ही भाग देने पर कितना फल प्राप्त हुए, इसका मतलब है भागफल, ये होता है भागफल। और ये जो होता है जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं इसको, भाज्य। आप ये समझे। मैं सवाल करता हूं, सवाल इस प्रकार है कि एक विभाजन के एक प्रश्न दिया है जिसमें भाजक भागफल का 5 गुना दे दिया है, यानी कि ये वाला जो है इस भागफल का कितना है, 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का ये कितना है, 2 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 5 हो, पॉइंट नोट करेंगे, मैं लिख लेता हूं यहां भाजक, ये भाजक है, ये शेषफल है, और ये क्या है, भागफल है। ठीक है, भागफल कितना दिया है, सॉरी शेषफल दिया है 5, शेषफल कितना दिया है, 5। अब देखो कॉमा लगाओगे नहीं, भाज ही भागफल का 2 गुना है और शेषफल का, भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना कर देंगे इसमें, तो इट मीन्स भाजक कितना है, 10। भाजक कितना है, 10। भाई 2 ही गुना तो हो गया, इससे देखना 5 का 10 2 ही गुना तो होगा, तभी तो 10 प्राप्त होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है, भागफल पता नहीं है, तो जब ये चीज प्राप्त करनी हो, जितना गुना कह रहा है उसी से क्या दे दो, आप भाग दे दो, है ना, भागफल प्राप्त हो जाएगा। कितना कह रहा है, 5 गुना है, यही तो कह रहा है भागफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, तो इसका 5 गुना प्राप्त करने के लिए संख्या क्या है, उसी संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी भागफल कितना है, 2 है। कोई दिक्कत नहीं घबराने वाली, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तभी मैं बता रहा हूँ। जहां पूछे, जैसे ये तो पता था शेषफल 5 दिया है, तो अगर शेषफल का 2 गुना है तो भाजक 10 हो गया, भागफल का 5 गुना है तो भागफल का पता नहीं चल पा रहा है, तो जिससे संबंध दिया है ना, भाजक से संबंध दिया, उसी ने उसका भाग दे दो, वही मान निकल के आ जाएगा। देखिए ये 10 आ गया भाजक, भागफल 2 आ गया, शेषफल 5 आ गया। अब इस फॉर्मूले में रख देता हूं, पूछ रहा है संख्या ज्ञात करिए। संख्या ज्ञात करने के लिए भाजक कितना है, 10 गुणा भागफल कितना है, 2, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है, 5, 20 दूनी 40 और 5, सॉरी 10 दूनी 20, 20 और 5 कितना हो गया, 25, 25 इसका क्या है, सही आंसर है, 25 इसका क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें देखिए, इसमें कहा है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक का संबंध दिया है इन दोनों से, भागफल से और शेषफल से। ठीक है, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो जो भागफल और शेषफल में से किसका मान दिया वो चेक कर लीजिए। शेषफल दिया है 5, तो शेषफल का भाजक 2 गुना है, इसका मतलब 5 दूनी 10 हो गया, 2 ही गुना तो होगा 5 का 10 कर दिया। अगला पॉइंट, अब भागफल का पता नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि भागफल इसका 5 गुना, जब पता नहीं है तो जितना गुना कह रहा है उस संख्या से उसको क्या दे दो, भाग दे दो। भाग दे दिया 10 में, किससे, 5 गुने की कह रहा था, 5 से 2 निकल के आ गया। अब इनको संबंध ज्ञात करेंगे तो इसी संख्या में जो भाज्य वाली संख्या थी वो क्या निकल के आई है, तो अब अगर भाजक पूछता तो 10 हो जाता, भागफल पूछता तो 2 हो जाता, शेषफल तो दिया ही है। अगर इसमें कोई संख्या पूछी है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही इसका क्या होगा, 10 दूनी 20, 20 और 5 25, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है।
अब करा देते हैं समय वाले प्रश्न 4 वाले। अगला देखिए, समय वाले प्रश्न भयंकर इंपोर्टेंट है ना। ऐसा बहुत कम जाता है, चाहे वो ईवीएस में आए चाहे वो मैथ में पोर्शन में आए, लेकिन आता जरूर है। देखें, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40। ध्यान रखना, जब 23 यानी कि 13 से और 24 तक की बात करें, इसका मतलब 24 घंटे वाली बात है ना। दोपहर, ये रात वाली चीजें हैं। और जब कहे कि 5:15, इसका मतलब 12 से कम वाली चीजें हैं, और 12 से कम वाली चीजें हैं। और अगर 13 और 23, 20 बता रहा है तो 12 से अधिक वाली चीजें हैं, दोपहर के बाद वाली चीजें हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हम प्रश्न पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को जा रही है इतने बजे, ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5 बज के इतने घंटे पर पहुंचती है। 30 मई को चल रही है और 1 जून को पहुंच रही है। तो देखें, पहले तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में तुम्हें महीनों में कितने दिन वाले हैं वो ध्यान रखना है कि 30 और 1 जून में, ऐसा 31 भी तो हो सकता है, तो ध्यान रखना है। ऐसे याद करेंगे, जनवरी 31 की होती है, यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 31 का महीना होगा। तो 30 से 31 मई तक, क्योंकि वो जून तक 1 जून में पहुंच रहा है, ठीक है, मई। तो यहां से लेके यहां तक 24 घंटे तो यहीं तक हो गए वो उसको। भाई अगर वो 30 से 40 प्रारंभ करता है और अगले दिन 31 को होंगे उसको 23, 40, 24 घंटे तो यहाँ हो ही गए, कंप्लीट है चीज, बहुत बढ़िया। और 24 घंटे यहाँ हो गए। अब उसमें ये कह रहा है 5:15, इसका मतलब सुबह टाइम। 24 घंटे यहां पर हो गए, 5 बजे तक अगर हम देखें तो कितने घंटे हो रहे हैं आप बता दीजिए। 24 से ऊपर चलेंगे, 1 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 24 और 5, 29 सीधे सीधे हो गए। कुल समय की बात करें तब ध्यान देना, ठीक है, 29। लेकिन अब इसमें मैंने 24 घंटे मान तो लिए हैं, 24 बजे हुए माना है, लेकिन इसमें क्या था, 20 मिनट कम थे, है ना। तो इसमें इन्वॉल्व कर दिए। इन्वॉल्व का मतलब 20 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे भाई, तभी तो 24 किया है मैंने, 24 घंटे। अब ये मिनट जोड़ रहा हूं, यहाँ 20 मिनट तो यहाँ जोड़ी मैंने, ठीक है, 20 मिनट यहाँ जोड़ी, ठीक है, 20 मिनट तो ये हो गई, मिनट की बात है ये। 29 घंटे वाला तो आप ऑप्शन कहाँ है, 2 ऑप्शन है, ठीक है, मिनट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 20 मिनट तो यहाँ एक्स्ट्रा ली थी मैंने, क्योंकि मैंने 24 बजाया ना उसको 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो 20 मिनट तो यहाँ एक्स्ट्रा है भाई, यहाँ से यहाँ चलने के लिए 20 मिनट लगेंगे, है ना भाई। 23:40 से 24 बजने के लिए 20 मिनट लगेंगे, और 15 मिनट यहाँ पर भी लगी हुई है। तो 20 और 15 कितने हो गए, 35 मिनट। तो ये आंसर हमारा सही है। अब इसको केवल मिनट वाली चीजें कॉन्सेंट्रेट करनी है, तो देखिए शॉर्ट में चलते तो हम कैसे करेंगे, बात आ गई होगी आपकी समझ में, ये ध्यान देना, ठीक है। चलो अब इसको मैं यहां से मिटा के, अब देखें बात को केवल मिनटों में। अगर कुल समय पूछे तो यहां देखिए पूरा टाइम करने के लिए, क्योंकि उसमें मिनट दी हुई है, तो 23 को पूरा करने के लिए, 24 करने के लिए कितने मिनटों की आवश्यकता है, 20 मिनटों की आवश्यकता है ना। 23:40 को 24 बनाने के लिए कितने मिनटों की आवश्यकता है, 20 मिनटों की आवश्यकता है, ठीक है। और 5:15 से, यानी कि यहां तो 20 मिनट की आवश्यकता है 0-0 करने के लिए, 24:00 करने के लिए, है ना, ये 20 मिनट हो गई, ठीक है। और यहाँ 0-0 से एक्स्ट्रा कितनी मिनट है, 15। तो कुल समय में 20 ये और 15 ये, टोटल टाइम कितना हो गया, आपके पास ऑप्शन में ये देखें 35 मिनट, केवल यही आंसर है। और यही हमारा क्या है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। केवल आप मिनट पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, दोबारा समझ लें, यहाँ पूरा टाइम करने के लिए 20 मिनट होंगे, है ना, 20 मिनट यहाँ तक होंगी, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, 15 चल रहा है ना। आप पॉइंट पर है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर होंगे 60 मिनट, ऐसे समझ लें। 40 यहाँ हो गई, चलने के लिए 20 मिनट चलना पड़ा,
और 5 ये, इसका मतलब 75। 60 में जोड़े 15 तो अभी तो 75 होगा, है ना। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35 मिनट। तो 35 मिनट यहीं पर है कुल समय के लिए, ये केवल यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका एग्जाम बढ़िया हो। धन्यवाद।